Hello everyone. So in this video I'm going to teach you the chapter The Portrait of a Lady. Okay, so before starting the chapter let me tell you the intro of this chapter. मैं पहले आपको intro 2-3 लाइन का बता दे रही हूँ इंग्लिश में, उसके बाद में मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी कि इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में राइटर ने क्या लिखा है. Okay, so in this chapter, the author describes his relationship with his grandmother over the years. He pins down her daily activities and how she evolved as a character as time passed by. He explains her appearance, which helps create an image in reader's mind. What do you mean by portrait? What do you mean by portrait? पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की पेंटिंग. ओके, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग से मतलब नहीं है. आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, रेखा चित्र. बोलते हैं, क्वेश्चन होता है कि इस इंसान का या फिर इस चीज़ का आप रेखा चित्र खींचिए, तो उसमें आपको किसी का चित्र नहीं बनाना होता है. वैसे इस चैप्टर में किसी लेडी का चित्र नहीं हमें मिलेगा, बल्कि इस रेखा चित्र का मतलब होता है अपने वर्ड्स के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से किसी का चित्र बनाना, ना कि पेन और पेंसिल्स के माध्यम से चित्र बनाना. इस चैप्टर में राइटर ने अपने शब्दों के माध्यम से अपनी ग्रैंड मदर का एक पोर्ट्रेट बनाया है. ओके, रेखा चित्र बनाया है. यहाँ पे राइटर ने अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वर्ड्स के माध्यम से अपनी ग्रैंड मदर का रेखा चित्र, पोर्ट्रेट बनाया है. इसीलिए इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. और इस चैप्टर में राइटर अपने फ्रेंडशिप को, अपने ग्रैंड मदर के साथ अपनी फ्रेंडशिप को 3 फेजेस में बताता है. ओके, एक फर्स्ट फेज़ तब वो होता है जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में अपने विलेज में रह रहा होता है. दूसरा फेज़ तब स्टार्ट होता है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में अपने सिटी में चला जाता है, सिटी हाउस में चला जाता है. और तीसरा फेज़ तब स्टार्ट होता है जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला जाता है. तो जब वो बाहर पढ़ने जाता है टू स्टडी अब्रॉड, ही लेफ्ट हिज कंट्री टू स्टडी अब्रॉड. ओके, जब अपनी कंट्री को छोड़ के वो बाहर पढ़ने जाता है, उससे पहले उसके और उसके ग्रैंड मदर के फ्रेंडशिप में 3 फेजेस आते हैं. तो जब चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन 3 फेजेस के बारे में, राइटर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं तीनों फेजेस, और मैं आपको बता दूंगी कहाँ से कौन सा फेज़ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी सभी की दादियों की तरह बूढ़ी औरत ही हैं. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो जब से मैं उनको 20 ईयर्स से जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, तब से वो, उनका चेहरा जो है बहुत ही बूढ़ा और रिंकल्स मीन्स झुर्रियों से भरा हुआ है. रिंकल्स आप लिख लीजिए. रिंकल्स का मतलब होता है हैविंग लाइंस और फोल्ड्स. उनका चेहरा जो है लाइन से, झुर्रियों से पूरा भरा हुआ है. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. वो बोलता है, लोग हमें बताते हैं कि वो एक बार बहुत ही यंग और प्रिटी थी मेरी ग्रैंड मदर, बट ये हार्ड टू बिलीव है. मैं ऐसा बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत कठिन है बिलीव करना. जैसे कि अगर आप किसी बच्चे से बोल दो कि तुम्हारी दादी कभी बहुत ही यंग थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत ही सुंदर थी, तो वो बिलीव नहीं करेगा. कहेगा अरे दादी लोग क्या यंग होती हैं? कभी दादी लोग यंग नहीं होती, दादी लोग तो हमेशा बूढ़ी रहती हैं, दादी हम कभी यंग हो ही नहीं सकती. वो नहीं बिलीव कर पाएंगे. जस्ट लाइक डैट. ओके, एंड इवन हैड अ हस्बैंड. उनका एक हस्बैंड भी था, क्योंकि जब से ग्रैंड मदर को अपनी देख रहा राइटर, तब से वो बूढ़ी है और उनका हस्बैंड नहीं था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Mantelpiece की spelling meaning आप लिख लीजिए. A structure of wood, marble और stone above and around a fireplace. जो fireplace होता है लोगों के घर में, जहाँ पे आग तापी जाती है विंटर्स में, और ऊपर चिमनी होती है जिससे धुआं निकलता है, उसके आसपास का जो मार्बल का, स्टोन का, या फिर यू कैन से वुड का जो होता है आसपास स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं मैंटल पीस. ओके, इन द ड्राइंग रूम. अब वो बताता है उसके जो ग्रैंडफादर है, उनकी जो पोर्ट्रेट है, उनकी एक पिक्चर है, वो मैंटल पीस है. डाइनिंग रूम में जो मैंटल पीस है, उसमें वहाँ पे उनकी, उसके ऊपर पिक्चर टंगी हुई है.
ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। अब वो बताता है उसके ग्रैंडफादर कैसे दिखते थे और उस पिक्चर में वो कैसे दिख रहे थे। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन मीन्स होता है टोपी होती है लंबी सी, और लूज फिटिंग क्लोथ्स, बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहने थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। उनकी दाढ़ी थी बहुत लंबी लंबी, सफ़ेद दाढ़ी थी वो कि छाती तक उनकी दाढ़ी लटक रही थी। ओके, और वो उनको देख के लगता था कि ये 100 साल पुराने हैं, 100 साल के हो चुके हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसा उनको देख के नहीं लगता था कि इनके कोई वाइफ या चिल्ड्रन भी होंगे, उनको देखकर सिर्फ यही लगता था, ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको देखकर ये लगता था ये तो महाबाबा हैं, मतलब ये तो परदादा हैं लोगों के, इनके तो सिर्फ और सिर्फ पोते और पोतियाँ ही हो सकती हैं, इनके कोई चिल्ड्रन विल्ड्रन तो होंगे ही नहीं। ओके, ये वो राइटर सोचता है। अब he looked as if could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. इसे अंडरलाइन कर लीजिए, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का पहले आप मीनिंग लिख लीजिए। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर ऑथर टू बिलीव, क्या कि उसकी कभी ग्रैंड मदर कभी यंग एंड प्रिटी भी थी। कोई भी बच्चा बिलीव नहीं कर सकता ऐसा, वो बिलीव करेगा ही नहीं, इसीलिए द थॉट वॉज ऑलमोस्ट revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वो बताते हैं कि जो वो अपनी बचपन की स्टोरीज़ बताती हैं कि वो कौन से गेम खेलते थे, और वो हम लोग को बहुत ही अपसर्ड मतलब होता है इलॉजिकल, विदाउट एनी लॉजिक ही नहीं लगता था उनकी बातों में, और अनडिग्निफाइड मतलब डिसरिस्पेक्टफुल। हमें वो बातें बहुत ही मतलब बनाई हुई लगती थी, ऐसा नहीं लगता था कि ये कभी, भाई दादी लोग कभी क्या गेम भी खेलती होंगी बचपन में, छोटी थी दादी, छोटी भी हो थी कभी, ऐसे बच्चे कहते हैं ना, दादी कभी छोटी भी थी, दादी तो हमेशा बूढ़ी रहती हैं, दादी लोग हमेशा बूढ़ी होती हैं। ओके, इसीलिए वो कहता है कि ये सब कुछ जो है इलॉजिकल लगता था, ऐसा लगता था कि दादी हमको स्टोरीज़ बना बना के सुना रही हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स मतलब होता है फिक्शनल स्टोरीज़ विद मोरल टीचिंग मतलब होता है शिक्षाप्रद कहानियाँ जिसकी मोरल्स हों, जिसमें शिक्षा कहानी से हमको कोई शिक्षा मिल रही हो, वो होती है फेबल्स। एंड प्रोफिट्स मतलब होता है सेंट्स मतलब संत महात्मा। ऐसा लगता था कि ये तो शिक्षाप्रद कहानियाँ जो होती है संत महात्मा की, उसकी तरह ये तो हमको बता रही हैं बना के, फिक्शनल स्टोरी, काल्पनिक कथाएं हमको सुना रही हैं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं होगा भाई। फिर हम आगे चलते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो कहता है कि वो हमेशा से छोटी मोटी और झुकी हुई रही हैं। जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो वो उनका जो बॉडी है वो झुक जाती है, आगे की तरह झुक जाती है। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा है झुर्रियों से भरा हुआ था, हर तरफ पूरे चेहरे पर उनकी झुर्रियाँ ही थी, इतनी वो बूढ़ी हो चुकी थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वो कहता है कि हमें यकीन है कि वो हमेशा से ही ऐसी हैं जैसा कि हमने उनको देखा है। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो ओल्ड एज उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब वो इस स्टेज पे पहुंच गई हैं ओल्ड एज के कि उससे ज़्यादा वो ओल्ड नहीं, मतलब उससे ज़्यादा वो ओल्ड नहीं हो रही हैं, उतनी ही जगह पे वो उसी स्टेज पे पहुंच गई हैं। ओके, हम जब से उनको देख रहे हैं पास्ट 20 ईयर्स से, तब तक सबसे वो उसी स्टेज पे हैं, मतलब कि वो ओल्ड एज की सबसे लास्ट स्टेज पे पहुंच गई, उससे ज़्यादा ओल्ड वो नहीं हो रही हैं। जब से हम उनको जानते आ रहे हैं, जब से देखते आ रहे हैं, तब से वो उतनी ही ओल्ड हमको दिखती हैं हमेशा। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कहता है मैं मानता हूँ कि वो कभी प्रिटी नहीं थी, पर वो ब्यूटीफुल हमेशा से हैं। क्यों ब्यूटीफुल हैं? ब्यूटीफुल बाय हार्ट, ब्यूटीफुल बाय सोल, शी वॉज वेरी काइंड एंड नोबल. That is why he is saying that she was always beautiful by heart. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance the stoop and the other
द बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब हॉबल्ड का मीनिंग आप लिख लीजिए। हॉबल्ड का मीनिंग होता है वॉक्ड इन अ ऑकवर्ड वे। ओके, ऑकवर्ड मतलब टहल टहल के, इधर उधर भटक भटक के चलना। ओके, वो इधर उधर घूमती रहती थी दिन भर। स्पॉटलेस वाइट का मतलब होता है बेदाग सफ़ेद, जिस पे कोई सफ़ेद, बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो, वो कोई भी कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद है, उस पर कोई दाग नहीं है। ओके, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट, एक हाथ उनकी कमर पे रहता था। स्टूप, स्टूप का होता है बेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बेंड वंस बॉडी फॉरवर्ड, किसी का बॉडी को जब वो आगे की तरफ झुक जाती तो हम उसको कहते हैं स्टूप। अपने एक हाथ से अपने स्टूप को, अपने झुकी हुई बॉडी को संभालते हुए, और एक हाथ से अपने माला जपते हुए। रोजरी का मतलब होता है माला, जपने वाली माला मोतियों की, वो जपते हुए घूमती रहती थी पूरे घर में। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑडिबल प्रेयर्स। उनके जो सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है सिल्वर ग्रे, और लॉक्स मतलब हेयर, ग्रे हेयर जो है उनके पूरे चेहरे पे अनटाइडली मतलब कि बहुत ही अनकैम्प्ड तरीके से बिखरे रहते थे पूरे चेहरे पर, और उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा चलते रहते थे, हमेशा वो कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। इनऑडिबल प्रेयर्स, वो अपने मन में ही प्रेयर्स, प्रार्थना, मंत्र का उच्चारण करती रहती थी, लेकिन हम लोग को नहीं सुनाई पड़ता था। वो इतनी अपने ही मन में बोलती रहती थी कुछ ना कुछ दिन भर। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे उन्होंने अपने ग्रैंड मदर को कंपेयर किया है विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो उनके बाल भी सफ़ेद थे, उनके जो साड़ी थी वो भी बिल्कुल वाइट थी, स्पॉटलेस वाइट थी, इसीलिए उन्होंने राइटर ने उनको कंपेयर किया है विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। आपने विंटर लैंडस्केप माउंटेन्स वाला देखा होगा, स्नोई माउंटेन्स जो होते हैं जिसमें स्नो पड़ी होती है, बिल्कुल वाइट होता है चारों तरफ। तो उनको, उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनको देखकर ऐसा ही लगता था कि हमने किसी लैंडस्केप को देख लिया, विंटर माउंटेन्स के लैंडस्केप को देख लिया। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। एक्सपेंस मीन्स होता है फैलाव, और एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी का आप मीनिंग लिख लीजिए सबसे पहले। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी मीन्स इट रिफर्स टू द काम, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल कैरेक्टर ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। उनको देखकर लगता था वो चारों तरफ मीन्स चारों तरफ पीस, हैप्पीनेस एंड कामनेस फैलाना चाहती हैं। ओके, उनको देखकर यही लगता था। ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट का मतलब लिख लीजिए आप, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। वो हैप्पीनेस की सांस लेती थी और हैप्पीनेस हर जगह फैलाते हुए पीसफुल तरीके से हमेशा पूरे घर में घूमती रहती थी। ओके, उसका कहने का ये मतलब है। तो यहाँ से आपका शुरू होता है फर्स्ट फेज़, इनके राइटर के और राइटर के ग्रैंड मदर के फ्रेंडशिप का फर्स्ट फेज शुरू होता है यहाँ से। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। ओके, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। वो बोलता है कि फर्स्ट फेज़ में जब हम अपने गाँव में रहते थे, तब मैं और मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी, हम दोनों लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अब मेरी ग्रैंड मदर के साथ छोड़ दिया था जब वो सिटी में चले गए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक बार वहाँ पे सेटल हो जाए, हमारे एक परमानेंट हाउस वहाँ पे हो जाए, फिर मैं आप लोग को बुला लूँगा, हम लोग आप लोग को बुला लेंगे, आप पर तब तक के लिए आप अपनी ग्रैंड मदर के साथ में यहाँ रहिए, क्योंकि वो पढ़ने जाता था स्कूल में गाँव के। ओके, शी यूज़ टू wake me up in the morning and get me ready for school। वो मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous का मतलब होता है dull and boring, बहुत ही मतलब डल तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे वो अपनी प्रेयर्स जो है, मॉर्निंग प्रेयर्स को रिसाइट करती थी। सिंग सॉन्ग वाइल सी बेथड एंड ड्रेस्ड मी इन होप डैट आई वुड लिसन एंड गो टू गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो मुझे सुनाती रहती थी प्रेयर्स जब मुझे वो तैयार करती थी स्कूल के लिए, और उनको लगता था कि मैं इनको सुनूंगा, इनको लर्न करूंगा और इनको रिसाइट मतलब फिर से मैं इनको लर्न करके सुनाने की कोशिश करूंगा।
लेकिन क्या कहता है फिर वो, I listened because I loved her voice but never bothered to learn them. मैंने सुना, ऐसा नहीं कि मैंने उनके प्रेयर्स को सुना नहीं, मैंने उनकी प्रेयर्स को सुना क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, उनका गाना पसंद था, किस तरह से वो गाती थी मुझे वो पसंद था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उन प्रेयर्स को लर्न करने में. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर बोलता है वो मुझे एक मेरा स्लेट होता है, लकड़ी का होता है जिस पे लिखा जाता है, लकड़ी का एक बोर्ड सा होता है जिस पे लिखा जाता है, पहले चलता था, अब तो हमारे कॉपीज़ आ गई हैं, नोटबुक्स आ गई जिस पे हम लिखते हैं. तो वो मुझे एक मेरी स्लेट दे देती थी और जो कि उन्होंने पहले से ही कवर कर रखी होती थी येलो चॉक से, और एक टिनी अर्दन पॉट, अर्दन मतलब मिट्टी का बना हुआ, इंक पॉट मतलब दवा जिसमें इंक स्टोर की जाती, एंड अ रेड पिन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, और वो एक पोटली में बांध के मुझे दे देती थी. ओके उसके बाद में आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग. ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, अभी बताऊंगी क्यों. ओके वो बोलता है कि उसके बाद में हम ब्रेकफास्ट करते थे किसका, स्टेल चपाती. स्टेल का मतलब होता है बासी चपातीस का, ठीक मोटी और बासी चपाती का हम ब्रेकफास्ट करते थे. उस पर बटर लगा हुआ था, मक्खन और शुगर चीनी पड़ी होती थी, उसके हम ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल लेते थे. और शी कैरी सेवरल चपातीज, स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. वो अपने साथ में बहुत सारी चपातीज जो बची खुशी रोटी होती वो अपने साथ में ले लेती थी विलेज डॉग्स के लिए, उनको डालने के लिए, उनको खिलाने के लिए. तो यहाँ पे पता चलता है कि उनकी ग्रैंड मदर का कितना लगाव था एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के प्रति उनके दिल में एक दयालुता की भावना, एक काइंडनेस की भावना जो थी उसके बारे में पता चलता है. ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जब उन्होंने काइंडनेस दिखाया है बेज़ुबान जानवरों के प्रति. एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी उन्होंने काइंडनेस दिखाया है, वो हम आगे देखेंगे. ओके सो ये अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो आप इसमें लिख सकते हो आराम से. सो लेट्स प्रोसीड. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर. वो बोलता है हमारी ग्रैंड मदर इसलिए हमारे साथ आती थी क्योंकि मेरा स्कूल जो है टेम्पल से अटैच था. प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रीस्ट का मतलब जो है टीचर से है, टीचर जो उन लोग को पढ़ाता था. हमको टीचर अल्फ़ाबेट्स पढ़ाता था और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाता था. और सारे चिल्ड्रंस जो है लाइन बाय लाइन बैठ जाते थे दोनों साइड्स वेरांडा मतलब बरामदे के दोनों साइड्स में सारे चिल्ड्रंस बैठ जाते थे, अपना लेसन्स रिसाइट करते थे. इन अ चोरस मतलब एक स्वर में सारे लेसन्स को वो पढ़ते थे. My grandmother sat inside reading the scriptures मतलब होली एंड रिलीजियस बुक्स, बहुत ही पवित्र और धार्मिक पुस्तकें. When we had both finished, we could walk back together. वो बोलता है हम लोग बाहर बैठ के पढ़ते थे, मेरी ग्रैंड मदर अंदर टेम्पल के जाके वहाँ पे कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी. और जब हम दोनों का काम ख़त्म हो चुका था, तो मेरे लेसन ख़त्म हो चुका होता था, ग्रैंड मदर की पुस्तकों की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, तब हम लोग निकल लेते थे अपने घर के लिए. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other. Growling मतलब गुर्राना, fighting मतलब लड़ना, with each other for the chapatis we threw to them. इसी टाइम में जो बहुत सारे विलेज डॉग्स जो हैं हमारे पीछे लग लेते थे, क्योंकि हमारी ग्रैंड मदर हमेशा उनके पास मतलब उनके लिए चपातीज़ उनको फेंकती थी, और वो गुर्राते हुए लड़ते हुए एक दूसरे से चपातीज़ के लिए हमारे पीछे हमारे घर तक की चल देते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अब यहाँ से उनके रिलेशनशिप का सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो जाता है. वो बोलता है जब मेरे पेरेंट्स जो है कंफर्टेबली बहुत ही आराम से सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने हमको बुला लिया कि आप लोग भी यहाँ अब रह सकते हो आके. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप ऑफ ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर. ओके दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अ फ्रेंडशिप. टर्निंग मतलब मोड़ आ गया, उन लोग के फ्रेंडशिप के बीच के रिलेशनशिप में एक मोड़ आ गया.
और यहाँ से उनके जो रिलेशनशिप है उसमें दूरियाँ आने लगी, उनके फ्रेंडशिप में थोड़ी थोड़ी सी दूरियाँ आने लगी यहाँ से। अब नया फेज स्टार्ट हो गया। ऑल दो वे शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड she took to feeding sparrows in the courtyard of the city house. courtyard मतलब आंगन। अब मैं जाता था, मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ में स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और मोटर बस से जाता था। पहले मैं पैदल जाता था तो वो मुझे छोड़ने तक जाती थी, वहाँ तक जाती थी छोड़ने, लेकिन अब मैं पैदल जाता था, इसीलिए वो अब मेरे साथ नहीं आती थी। वहाँ पे कोई डॉग्स भी नहीं होते थे जिनको वो फीड कर सके। तो अब उन्होंने अपना काम जो है ट्रांसफ़र कर लिया। डॉग्स को फीड करने की जगह अब जो आंगन में स्पैरोज़ आ जाती थी, हमारे सिटी हाउस, हम जहाँ रह थे शहर में, उस हाउस में के आंगन में जो स्पैरोज़ आती थी उनको वो फीड करने लगी। तो ये है अब सेकंड एग्ज़ाम्पल कि उनके अंदर कैसे दया की भावना थी, किनके लिए, बेज़ुबान जानवरों के लिए। ये सेकंड एग्ज़ाम्पल है। ओके। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. वो बोलता है जैसे जैसे समय गुजरता गया, हमने एक दूसरे को कम देखना शुरू कर दिया। मैं भी अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गया, अब डिफ़िकल्ट पढ़ाई हो गई थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा था, और वो जो है कुछ दिन तक उन्होंने मुझे उठाया सुबह और मुझे रेडी किया स्कूल के लिए, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गया। When I came back, she would ask me that what the teacher had taught me. वो बोलता है जब मैं स्कूल से आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया, तो वो बताता था। I would tell her English words and little things of Western science and learning. वो उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स जो स्कूल में पढ़ाए जाते थे वो बताता था अपनी ग्रैंड मदर को, और वेस्टर्न जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश में कौन से हैं, अमेरिका है, यूरोप है, उनकी ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स, उनकी लैंग्वेज के बारे में जो भी पढ़ाया जाता था स्कूल में, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में सब कुछ वेस्टर्न स्टाइल में ही पढ़ाया जाता है। तो वो अपने ग्रैंड मदर को वो अपनी ग्रैंड मदर को ये सब चीज़ें बताता था। और क्या क्या बताता था, फिर वो आगे बताता है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। वो बताता था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड कैसे एक पृथ्वी गोल है, वो सब बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स उनका उभारा गया है कि वो हमारे यूजुअली जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे चिड़चिड़े होते जाते हैं। ये नेचर है किसी भी इंसान का, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा बचपना आ जाता है उसमें। हर बात में वो लोग अपने क्वेश्चंस करने लगते हैं, हर बात में टोकने लगते हैं। लेकिन उसके ग्रैंड मदर का एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका बहुत ही डिफरेंट नेचर था कि वो सब कुछ बहुत ही आसानी से मान लेती थी और उसे एक्सेप्ट कर लेती थी विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। वो थोड़ी सी दुखी हो गई, शी कुड नॉट हेल्प मी। वो क्यों दुखी हो गई? अब यहाँ पे 3 रीज़न्स बताए गए हैं कि वो क्यों दुखी हो गई, ये सब जान के। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्यों, मतलब व्हाट मेड ऑथर्स ग्रैंड मदर अनहैप्पी। तो यहाँ पे पहला रीज़न है शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। पहले भगवान के बारे में पढ़ाया जाता था, भगवान के बारे में और सारे स्क्रिप्चर्स के बारे में, धार्मिक पुस्तकों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो जब वो विलेज वाले स्कूल में जाता था तो वो उसकी ग्रैंड मदर आराम से उसको समझा देती थी, लेकिन अब इंग्लिश में पढ़ाया जाता था उसकी ग्रैंड मदर हेल्प नहीं कर पाती थी। तो ये पहला रीज़न था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट मी एट स्कूल। ये है सेकेंड रीज़न। वो बिलीव ही नहीं करती थी कि वो क्या क्या इंग्लिश स्कूल में वो क्या क्या पढ़ता था, उन चीज़ों पर वो बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक लेडी थी और पुराने ज़माने की थी। तो पहले पुराने ज़माने में हमको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था? स्कूल में इंग्लिश और मैथ गणित पढ़ाई जाती थी, लेकिन इंग्लिश एंड ऑल वेस्टर्न साइंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। पहले होली बुक्स पढ़ाई जाती थी,
इतिहास में पढ़ाया, मतलब हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था हमको, महाभारत, रामायण, गीता के श्लोक, सुभाषितानी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो अब वो जो उनको पढ़ाया जा रहा था, जो राइटर को पढ़ाया जा रहा था इंग्लिश स्कूल में, वो उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिससे वो बहुत ही दुखी हो गई एंड वो डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। बहुत ही दुखी हुई कि गॉड, भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में वहाँ तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये हो गए 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो उसने एक दिन बताया अचानक से अपनी ग्रैंड मदर को कि हमको अब म्यूज़िक के लेसन्स भी दिए जा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। यहाँ पे ल्यूड एसोसिएशंस की मीनिंग आप लिख लीजिए। ल्यूड मतलब होता है असिस्ट, एसोसिएशन मतलब होता है एसोसिएशन मतलब होता है संबंध। ओके, ल्यूड एसोसिएशन का मतलब होता है वल्गर चीज़ें जो होती हैं, जो अशिष्ट चीज़ें होती हैं, उनसे, अशिष्ट लोगों से संबंध है म्यूज़िक का, ऐसा वो मानती थी। इट वॉज द मोनोपोली मतलब किसी का एक अधिकार हो जिस पे, उसको हम कहते हैं मोनोपोली। सिर्फ और सिर्फ किससे बिलोंग करता था, हार्लोट्स एंड बेगर्स। हार्लोट्स का मतलब होता है प्रॉस्टिट्यूट्स। अब बेगर का मतलब तो आपको है पता ही है, द पर्सन हु बेग्स इज कॉल्ड बेगर, जो कि मांगता है, भिखारी और प्रॉस्टिट्यूट को हिंदी में बोलते हैं वैश्या। वैश्याओं और भिखारियों से म्यूज़िक का संबंध है। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोल्क जेंटल फोल्क मतलब कि जो भले आदमी हैं, जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका कोई संबंध ही नहीं है म्यूज़िक से। म्यूज़िक तो सिर्फ प्रॉस्टिट्यूट और बेगर्स के लिए बनाया गया है, ऐसा वो मानती थी। ओके, शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। मैंने पहले ही बता दिया, उनका एक बहुत ही अलग नेचर था कि वो अगर उनको कुछ नहीं अच्छा लगता था, किसी से वो डिसअप्रूव होती थी किसी बात से, तो वो बोलती नहीं थी, ना क्वेश्चन करती थी, ना ये बोलती थी नहीं भाई ये मुझे नहीं अच्छा लगा, ये आप नहीं करो भाई, अगर आपको करना है तो मेरे सामने मत करो, ये सब नहीं बोलती थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ शांत रहती थी और उनकी शांति से सिर्फ एक ही मतलब था कि वो अनहैप्पी हैं और वो डिसअप्रूव कर रही हैं इस बात को, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। और उसके बाद में उन्होंने कम बात करनी शुरू कर दी ऑथर से, क्योंकि उनको लगता था कि म्यूज़िक तो बेकार चीज़ है। म्यूज़िक तो मतलब कि जो अशिष्ट लोग होते हैं, जो समाज के थोड़े से इग्नोर्ड लोग होते हैं, उनसे एसोसिएशन है म्यूज़िक का, और मेरे ग्रैंडसन को म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो शांत रहीं, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई टोका नहीं, कुछ नहीं किया, और वो शांत हो गई। और उसके बाद से उन्होंने उनसे थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू की, मतलब कम कर दी बात, उनके अपने ग्रैंडसन से बात करना कम कर दिया। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब आता है थर्ड फेज़। यहाँ पे सेकेंड फेज़ ख़त्म हो गया। ओके, यहाँ पे ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप में थर्ड फेज़ शुरू होता है। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, तब कैसे उन दोनों के रिलेशनशिप में बदलाव आया, कैसे उन दोनों की रिलेशनशिप में दूरियाँ आ गई, वो बताएगा अब हम लोग को। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। उसको एक अलग रूम में वो रहता था जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन, एकदम से सडनली ब्रोकन, एकदम से अलग हो जाना, टूट जाना। ओके, जो कॉमन लिंक थी हमारे पास, पहले तो बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप थी, बट अब जो है फ्रेंडशिप जो है बहुत ही कम रह गई थी, लेकिन एक लिंक थी तो, एटलीस्ट थी तो हमारे बीच में कोई बोलचाल। लेकिन अब तो जो कॉमन बोलचाल थी, जो नॉर्मल बोलचाल थी, वो भी बंद हो गई, बिल्कुल, वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद द रेजिग्नेशन। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत ही मेन है कि एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अगर उनके बारे में लिखने को आया है, ग्रैंड मदर के बारे में, तो अगर आप ये लाइन रट लो, याद कर लो और समझ भी लो, तो अगर आपने लिख दिया इसको आंसर में, तो आपका आंसर बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, इसका मीनिंग क्या है पहले आपको ये बता देती हूँ।
द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड अ लोनली लाइफ एज she accepted the separation from her grandson without any objection. मैंने आपको बताया था कोई ऑब्जेक्शन के बिना, कुछ भी कहने के बिना उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया जो कुछ भी हो रहा था. एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन. सेक्लूजन मीन्स अलगाव, बिल्कुल किसी चीज़ से सेपरेट होना, अलग होना. ओके, विथ रेजिग्नेशन. अब वो बताता है उनके बिहेवियर में कैसे बदलाव आ गया, और जैसे ही वो बाहर चला गया, उनका ग्रैंडसन चला गया बाहर, वैसे ही उनको मतलब बहुत ही बिहेवियर अलग हो गया, और उन्होंने किसी से बोलना भी, मतलब उनके बोलचाल में भी बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया. शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. स्पिनिंग व्हील का मतलब आपको पता है? चरखा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, चरखा. चरखा मतलब जो जिससे हम सूत काटने वाला होता है ना, सूत बुना जाता है, जिससे धागे जिससे बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्पिनिंग व्हील. वो एक लकड़ी का होता है और हाथ से ही होता है, कोई बड़ी सी मशीन नहीं होती है, लकड़ी का होता है, वो हाथ से ही बनाया जाता है. पहले चलता था, अब तो बिल्कुल नहीं चलता, तो हार्डली देखने को मिलता है. और टू टॉक टू एनी वन, उन्होंने वो दिन भर अपना स्पिनिंग व्हील ही चलाया करती थी, और वो कभी स्पिनिंग व्हील से दूर ही नहीं हटती थी, और किसी से बात भी नहीं करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. उनके देखो कितना ज़्यादा बदलाव आ गया. इससे पता चलता है कि वो कितना अटैच थी अपने ग्रैंडसन से. जैसे ही वो बाहर गया, उन्होंने किसी से बोलना भी बंद कर दिया. सुबह से लेकर शाम तक अपना स्पिनिंग व्हील चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी. धीरे धीरे अपना मंत्र का उच्चारण किया करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज़. सिर्फ दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए फ्री होती थी, क्योंकि उनको स्पैरोज़ को रोटियां डालनी होती थी, उनको स्पैरोज़ को खाना खिलाना होता था, तो थोड़ी देर के लिए अपने स्पिनिंग व्हील को बंद कर देती थी दोपहर में. शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. ब्रेड मतलब रोटी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े वो तोड़ती रहती थी बरामदा में बैठ के. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड एंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग. आप ये अंडरलाइन कर लीजिए. वो बताता है कि देखो कितना लगाव उनको, अगर बर्ड्स से लगाव था तो बर्ड्स को भी उनसे कितना ज़्यादा लगाव था. हंड्रेड्स ऑफ बर्ड, बहुत सारी चिड़िया छोटी छोटी आ जाती थी और उनके आसपास इकट्ठा हो जाती थी, और वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग क्रिएट हो जाता था. इसका मतलब है इट रिफर्स टू द नॉइज़ एंड कन्फ्यूज़न कॉज्ड बाय चिरपिंग ऑफ द स्पैरोज़. बस चिरपिंग मतलब चहचहाना, वो चहचहाती थी और उससे एक बहुत ही नॉइज़ और बहुत ही हर तरफ चिड़चिड़ाहट चिड़ियों की क्रिएट हो जाती थी. सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स. पर्च मतलब होता है रेस्ट ऑन समथिंग, बैठ जाना किसी चीज़ पे. तो कुछ आके अपना उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ आके उनके पैरों पे बैठ जाती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी. सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पे भी चढ़ के बैठ जाती थी. और इनके आसपास सिर्फ चिड़िया ही चिड़िया होती थी. इतना ज़्यादा लगाव था चिड़ियों को भी उनसे. तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा नेक दिल की होंगी, कितनी ज़्यादा उनके अंदर दया होगी. जब उनका ग्रैंडसन चला गया तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को, अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया, कैसे वो स्पिनिंग व्हील अपना चलाती रहती थी दिन भर और थोड़ी देर के लिए स्पैरोज़ को फीड करती थी. सो शी वॉज अ काइंड एंड प्योर हार्टेड लेडी. ओके, आप ये सब बिल्कुल अच्छे से सुनिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए और लर्न करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया, तो इस पे ही, उनके ग्रैंड मदर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होंगे, एंड दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, बट नेवर शूट देम अवे. शूट मतलब होता है किसी भी एनिमल को, किसी भी बर्ड को भगाना. शू शू की आवाज़ करने के साथ साथ उनको भगाना. शूट का मतलब ये होता है उनको भगाना. कभी उन्होंने उनको भगाया नहीं, चाहे उनके सर पे बैठे, चाहे कंधे पे बैठे, चाहे लेग पे बैठे, कहीं पे भी बैठे चिड़िया, उन्होंने कभी चिड़ियों को भगाया नहीं. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर. ओके, ये सबसे ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट होता था उनके पूरे दिन का. सो यहाँ पे थर्ड फेज़ भी ख़त्म हो जाता है राइटर और उनकी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप का. और यहाँ अब
ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है, पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो रहा है। मैंने तीनों फेजेस बता दिए हैं इस पार्ट में, और अगले पार्ट में मैं बताऊंगी कि वो जब बाहर गया था पढ़ने को, तब उसके कैसे उसके बदलाव आया उसके ग्रैंड मदर के बिहेवियर में, और उसके लाइफ में क्या क्या हुआ आगे, वो यहाँ से मैं आपको कल बताऊँगी, नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, आई मीन टू से। और रही बात सेकेंड पार्ट की, एमसीक्यू क्वेश्चन की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, तो जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेकेंड पार्ट की, एमसीक्यू वाले वीडियो की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो की लिंक ऐड कर दूँगी, एडिट कर दूँगी उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो नया पैटर्न आया एग्ज़ाम का, उसमें एमसीक्यूज़ ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो एमसीक्यूज़ आप प्रिपेयर करना मत भूलिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मीट मी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।